वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज़ाद सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि मैं आपको 12वीं क्लास की इतिहास, जिसमें पहला भाग जो है, फर्स्ट बुक जो है, उसके बारे में बता रहे हैं। पहले बुक की पहली जो टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है ईंट, मनके और अस्थियाँ, इसके बारे में हम आपको अपनी यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, पिछले 2 वीडियो में हमने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझाने की कोशिश की, जिसमें हमने कुछ मोहरों के बारे में, कुछ हमने कृषि के बारे में, तकनीकी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त किया और मुझे उम्मीद लगता है कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। उसी प्रकार दोस्तों आज हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जिस चैप्टर का नाम है ईंट, मनके और अस्थियाँ, जो पहला चैप्टर है, इसी को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। और उसी हड़प्पा सभ्यता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि इसकी खोज राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में की गई थी। और यह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहरी केंद्र का मतलब क्या है। तो मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहरी केंद्र का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो था एक महत्वपूर्ण शहर था, एक बहुत बड़ा शहर था, जो पूरी तरह से एक प्लानेट तरीके से बनाया गया था, एक नियोजित तरीके से बसाया गया था। जैसे आप लोग देखते होंगे आज के डेट में कहीं पे कोई जगह बसाया जाता है, जैसे दिल्ली में अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा है, बहुत सारा जगह है, गाजियाबाद है, जहाँ पे कुछ जगह बसाए जाते हैं, यानी ज़मीन प्लॉट खरीद करके उसको बनाए जाते हैं बहुत अच्छी तरह से। ठीक उसी तरह से मोहनजोदड़ो को भी बसाया गया था और एक नियोजित शहर के रूप में वो प्रसिद्ध था। इस नियोजित शहर में हम लोग कई सारे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे यहाँ पे नालियों का निर्माण कैसे हुआ था, यहाँ पे घर कैसे बनाए गए थे, यहाँ पे दुर्ग किस प्रकार के बने हुए थे। इन 4 पॉइंट, एक नियोजित शहर, स्थापत्य यानी घर बनाने की प्रक्रिया, यहाँ पर दुर्ग और नालों का निर्माण, इन सबसे मिला करके एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है मोहनजोदड़ो, जहाँ से क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आज इसमें से 3-4 पॉइंट जो है उसको एक एक करके चर्चा करेंगे और इसी को जो आप समझ जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता जो था उसके सबसे एक महत्वपूर्ण अजूबा जो काम था वो क्या था, तो शहरीकरण था। यानी हड़प्पा जो सभ्यता जो था वो पूरी तरह से शहरीकरण था, यानी शहर थे, वहाँ के लोग शहरीकरण में लोग थे, शहरों में रहते थे। ग्रामीण पृष्ठभूमि नहीं था दूर दराज इलाकों में रहा होगा, लेकिन ये हड़प्पा का जो केंद्र बिंदु था वो शहरीकरण था। आ गई बात समझ में। तो शहर के लोग थे, उस समय उनके पास टेक्नोलॉजी थी। दूसरा पॉइंट कहता है कि मोहनजोदड़ो सबसे पुराना और प्रसिद्ध स्थल है। बात समझ में आई, पुराना भी है और प्रसिद्ध भी है। सबसे पहले हम लोगों ने हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी और प्रसिद्ध इसलिए है कि ऐसा माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता की 2 राजधानियां थी उस समय। जैसे एक अगर मोहनजोदड़ो था तो दूसरा हड़प्पा को भी माना जाता था। जैसे आज इंडिया में कहा जाता है ना कि एक राजनीतिक राजधानी अगर हमारी दिल्ली है तो आर्थिक राजधानी मुंबई है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उस सभ्यता की दोनों जुड़वा राजधानी कही जाती थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। ठीक, तो मैंने पहले भी चर्चा किया है कि हड़प्पा की खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में की गई थी और उसके बाद दूसरे नंबर पे मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। यहाँ की बस्तियाँ 2 भागों में बटी थी। अब देखिए, एक नियोजित शहर बनाने की बात हो रही है कि कैसे प्लानेट था, तो बस्तियाँ जो थी वहाँ पे जो शहर बसाए गए थे वो 2 भागों में बसाए गए थे। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो था वो 2 हिस्सों में वहाँ के जो मकान थे बटे हुए थे। एक ऊपरी टीला कहते थे और एक निचले टीला कहते थे।
ऊपरी टीले को हम लोग पश्चिमी दुर्ग कहते थे, निचले वाले को पूर्वी दुर्ग कहते थे। यानी चबूतरे पे बनाए गए दो तरह के मकान होते थे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे हम अगर इस्तेमाल करें अगर इस चीज़ का, तो आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि एक भवन अगर यहाँ पे ऐसे ऊपर में बनाए गए थे तो ये ऊपरी भवन कहलाते थे, और कुछ उसके जस्ट नीचे थे तो इसको हम लोग निचली कहते थे। यानी ऊपर वाले को पश्चिमी दुर्ग, नीचे वाले को पूर्वी दुर्ग 2 किलो में हम लोग मानते थे। और ऐसा माना जाता था कि ऊपर वाले में जो बड़े लोग होते थे, व्यापारी वर्ग हो गए, राजा महाराजा हो गए, इस टाइप के जो लोग होते थे, धनी व्यक्ति होते थे, वो ऊपरे वाले दुर्ग में यहाँ पे रहते थे और निचले वाले में आम पब्लिक रहती थी। और इस प्रकार से 2 हिस्सों में ये बटा हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो अब कह रहा है कि छोटा परंतु ऊंचाई पर बसाया गया था। कौन? तो पहला जो हिस्सा था, जो पहले दुर्ग कहते थे, जिसको हम लोग पश्चिमी दुर्ग कहते थे, ऊपरी टीला कहते थे, वो छोटा तो होता था, क्योंकि धनी मनी लोग होते थे, कम लोग होते थे तो छोटा होता था, परंतु वो ऊंचाई पे बनाया गया था, थोड़ा सा ऊपर पर होता था। बहुत बड़ा परंतु नीचे बनाया गया था। कौन? जो पूर्वी दुर्ग जो था वो नीचे होता था और एक ऊपर होता था। नीचे वाले में चूंकि आम पब्लिक रहती थी तो ज़्यादा होता था, इसलिए वहाँ पर वो पब्लिक की संख्या बढ़ गई थी। और ऊपर वाले में चूंकि अमीर लोग रहते थे तो थोड़ा वहाँ पे कम रहते थे। आ गई बात समझ में? इस प्रकार इस दुर्ग तथा निचले शहर नाम दिया गया था, ठीक है। इसी को हम लोग क्या नाम दिए थे? ऊपर वाले को दुर्ग और नीचे वाले को निचला शहर के नाम से जानते थे, ठीक है दोस्तों। दूसरा अगला पॉइंट कह रहा है कि दुर्ग की ऊंचाई का कारण संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरों पर बनी होती थी। अब देखिए इस चीज को समझिएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि हमारे गांव देहात में ना पहले क्या होता था कि जब मकान बनता था ना तो वहाँ पे नींव निकलता था। यानी हम सबसे नीचे हम बड़े बड़े ईंट रखते थे, यानी 15 इंच का नींव हो गया, 20 इंच का हो गया, उसके ऊपर 10 इंच, 5 इंच, आते आते ऊपर तक बिल्कुल कम हो जाता था। तो नीचे एक बहुत बड़ा उस समय एक चबूतरा बनाया जाता था। जैसे मान कर चलिए कि इस टाइप से एक चरकुट्टा चबूतरा बना दिया गया मिट्टी का, ईंट का, और इसके ऊपर यहाँ पे मकान बनाए जाते थे ऊपर में। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ कि दुर्ग की ऊंचाई का कारण संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरों, ये कच्ची ईंटों का पूरा चबूतरा बन गया यहाँ पे, और फिर इसके ऊपर यहाँ पे मकान बना दिए गए, फिर उसके ऊपर मकान बना दिए गए। तो ये नीचे तो चबूतरा हो गया और ये ऊपर मकान हो गए। तो इनकी ऊंचाई का वजह क्या हो गया? ये चबूतरा और ऊपर में मकान, और फिर इसके नीचे जो होता था बाकी पब्लिक का स्थान होता था, ठीक है। अगला कह रहा है कि दुर्ग की दीवार से घिरा गया था। अब जो दुर्ग होता था, देखिए दुर्ग बाबू यहाँ पे ये समझने का प्रयास कीजिए, दुर्ग को किला तो बोलते थे, लेकिन दुर्ग का मतलब यहाँ पर बताया गया एक विशाल भवन के रूप में। यानी एक बड़ा भवन जिसमें बहुत सारी चीज़ों की संरचनागत स्ट्रक्चर होता था, जिसमें स्नानागार भी होता था, गोदाम भी होता था, बैठने वाले का जगह भी होता था। यानी एक तरह से वो एक प्रशासनिक भवन के रूप में माने जाते थे, तो उसको हम लोग दुर्ग कहते थे। तो दुर्ग की ऊंचाई का कारण आपने देख लिया। दूसरा कह रहा है कि दुर्ग की दीवार घेरा गया था, चारों तरफ से दीवार से घेरा होता था और बीच में वो बड़ा सा भवन बनता था। इसका मतलब ये था कि निचला शहर से अलग किया गया था। बात समझ में आ गई? अब चारों तरफ से मान लीजिए बाउंड्री दे दिया जाए और बीच में एक मकान बना दिया जाए, उसके बाद फिर एक अलग भवन बनाया जाए, तो इसका मतलब है कि दूसरे से पहले वाले को अलग किया जा रहा था। तो इस प्रकार से वहाँ पे भवनों का निर्माण किया गया था। कई भवने ऊंचे चबूतरों पर बने थे, चबूतरे नींव का काम करते थे। आ गई बात ना, जैसे हमारे यहाँ गाँव में पहले मकान बनता था तो नींव होते थे, नींव के ऊपर हम लोग छत बनाते थे। उसी तरह से वहाँ पे जो चबूतरा होता था, जिसे बैठते थे जहाँ पे, वो एक नींव का काम करता था, और उसके ऊपर मकान बनते थे। तो वो ऊपरी वाला हिस्सा हो गए और एक नीचे वाला होता था। ये घनिये मिट्टी को छोकर एक श्रमिक प्रतिदिन लाता था और उसी से बनाते थे। मतलब मिट्टी से ये क्या होता था, पक्की हुई मिट्टी से धूप से सुखा करके ईंट को, और उससे चबूतरा बनाया जाता था, और उस चबूतरे के माध्यम से चीज़ों को आगे किया जाता था, ठीक है दोस्तों। कच्चे ईंटों का धूप या भट्टी में डालकर पक्का बनाया जाता था। आज समझ में आ गई? आज भी हम लोग क्या करते हैं? आज भी हम लोग भट्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक उसी तरह से उस समय भी भट्टी का इस्तेमाल होता था, और उसमें जो ईंट बनाते थे उस समय, वो ईंटों का पकाया करता था, धूपों में पका करके तब उससे दीवार जोड़ते थे। ये एक बहुत बड़ी खास विशेषता है। कभी पूछा जाए ना कि हड़प्पा सभ्यता में विशेषताएं क्या थी, तो वहाँ के जो ईंट होते थे ना, वो पक्की हुई होते थे, पक्की हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे वो लोग। ये वहाँ की खास विशेषता थी, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी इस तरह का डेवलप हो गया था। तो इस प्रकार दोस्तों हमने क्या देखा? हमने इसमें देखा कि हड़प्पा में
जो मोहनजोदड़ो था वो कैसे एक नियोजित शहर के रूप में बना गया था। यानी संक्षेप में अगर बात किया जाए तो नियोजित शहर का मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, कि एक ऐसा शहर जो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक ऊपर वाला जो हिस्सा था उस हिस्से को हम लोग क्या कहते थे, तो पश्चिमी दुर्ग कहते थे, और एक नीचे वाला हिस्सा होता था उसको हम लोग पूर्वी दुर्ग कहते थे। ऊपर वाले हिस्से में अमीर लोग रहते थे, व्यापारी वर्ग रहता था, धनी मनी व्यक्ति रहते थे, और नीचे वाले हिस्से में आम पब्लिक रहती थी, किसान रहते थे, अन्य व्यक्ति रहते थे। ऊपर वाला छोटा होता था लेकिन खूबसूरत होता था, नीचे वाला बड़ा होता था लेकिन उतनी खूबसूरत अवस्था में नहीं होता था। ऊपर वाला जो दुर्ग होता था वो मिट्टी के चबूतरे पर यानी ईंट के चबूतरे पर बनाया जाता था, जिसकी वजह से उसकी हाइट बढ़ जाती थी और चारों तरफ उसके दीवार जोड़े जाते थे, और इस दीवार के माध्यम से दूसरे हिस्से को उससे अलग किया जाता था। और इस प्रकार से जो एक शहर बसाया गया था, तो आपको क्या लगता है कि ये शहर पूरी तरह से प्लानेड नहीं था, नियोजित नहीं था, यानी एक सिस्टम से बनाया गया था? ऐसा नहीं था कि ऐसे वैसे कर दिया गया हो, एक रणनीति के साथ ऊंचाई पर बनाया गया था। इसी को बाबू हम लोग एक सुनियोजित भवन की बात करते हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से आप वीडियो को देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, और तब जाकर के यहाँ से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगला जो पॉइंट है हम लोग बात करते हैं नाली का निर्माण, यानी इसमें नालों का निर्माण कैसे होता है। हमने भवन का निर्माण तो देख लिया कि किस प्रकार से भवन के निर्माण होते थे, अब हमें बात करना है कि नालियों का निर्माण वहाँ पर कैसे होता था। तो देखिए मैं एक सीधा सीधी बता दूं, जब भवन अच्छे से बनेंगे, मकान अच्छे से बनेंगे, तो वहाँ पे नालियों की भी व्यवस्था थी। हर घर के आगे से रास्ते होते थे, रास्ते से छोटी छोटी नालियाँ निकलती थी, छोटी छोटी नालियाँ जो होती थी वो बड़ी बड़ी नालियों में जा करके मेन हॉल के माध्यम से जुड़ जाती थी। मेन हॉल होता है ना, जहाँ पे एक चरखुट्टा होता है, वहाँ पे चार नालियाँ आकर जुड़ती थी, और वो छोटा नाली जो था अब वहाँ से वो बड़े नाली में प्रवेश कर गया, बड़ा नाली उससे और बड़ा नाली में प्रवेश कर गया, और वो जा करके किसी बड़े नदी उदी में पानी गिर गया। तो इस तरह से नालियों का निर्माण किया जाता था, ताकि शहर की गंदगी जो है नालियों के माध्यम से बाहर निकल जाए। तो हड़प्पा सभ्यता की नाली बनाने की प्रक्रिया जो थी ना, ये भी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण वहाँ की विशेषता मानी जाती है। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हड़प्पा शहर की सबसे अनूठी विशेषता नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यानी एक नियोजित का मतलब होता है एक पूरी तरह से प्लान करके बनाया गया जल निकास प्रणाली, यानी जल के निकालने की प्रणाली जो थी एक विशिष्ट थी। जैसे भवन निर्माण की प्रक्रिया विशिष्ट थी, उसी तरह से जल निकास की प्रक्रिया भी विशिष्ट थी। यहाँ से बेटा हमेशा ही एक सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता है नालियों के निर्माण के बारे में, जो 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस पॉइंट को समझ लीजिएगा तो आप 3 नंबर क्वेश्चन लिखने में सफल हो जाइएगा। तो एक नियोजित प्लान नहर हो गया। कह रहा है कि सड़कों तथा नालियों को एक ग्रिड पद्धति में बनाया जाता। अब देखिए ये एक बहुत बड़ी समझने वाली पद्धति थी। ग्रिड पद्धति क्या होती थी, और वहाँ पे दोनों चीज पड़ता था। ग्रिड पद्धति यानी सड़क को भी ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था और नालियों को भी ग्रिड पद्धति में बनाया जाता था। ग्रिड पद्धति का मतलब होता था कि एक 90 डिग्री पर किसी चीज को काटना। जैसे मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर कोई चीज है, जैसे सड़क के बारे में बता रहा हूँ, कि अगर मान लीजिए कि ये सड़क पूरी तरह से ऊपर से नीचे ऐसे आती है बिल्कुल, तो अब एक दूसरी शहर भी इसको ऐसे यहाँ से बिल्कुल ऐसे काटेगी, तो ये कितने डिग्री पर हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री पर हो गया। दूसरी भी शहर अगर आती है तो बिल्कुल ये भी इसको ऐसे यहाँ पे ही काटेगी, तो ये भी अवस्था कितने पे हो गया, 90 डिग्री पे हो गया। ये भी इसको ऐसे ही बिल्कुल काटेगी, तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री पे हो गया। मान लिया कि ये ऊपर से नीचे जो एक रास्ता आया, ये मान कर चलिए हम जैसे दिल्ली में होता है 100 फुटा रोड हो गया, तो यहाँ पर भी तो एक ऊपर से नीचे रास्ता आया, ये भी मान लीजिए 50 फुटा रोड है। तो ये क्या है, ये भी तो यहाँ पे जो भी नालियाँ इस सड़क के यहाँ से आगे निकल रही है, तो ये यहाँ से सब इसको 90 डिग्री पे काट रही है। यानी एक रास्ता यहाँ से आया और ये ऐसे मुड़ गया यहाँ पे बिल्कुल ऐसे तरीके में, तो इसी पद्धति को बेटा हम लोग ग्रिड पद्धति कहते थे, यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटना। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से वहाँ की नालियों का भी हुआ था कि एक छोटी नाली यहाँ पर आई, यहाँ आकर के इस बड़ी नाली में एक जो मेन हॉल यहाँ पे हुआ, मेन हॉल के माध्यम से बड़ी नाली में गिर गई। अब बड़ी नाली क्या हो गई कि मान लीजिए यहाँ से भी एक नाली आई, इसमें छोटी छोटी नालियाँ आके मिली, अब यहाँ से एक उससे बड़ी नाली इधर निकल गई और ये निकल करके यहाँ गई, फिर वहाँ जा करके एक ऐसी नाली में मिल गई, फिर इसको लेकर के चली गई। तो ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए जब आगे बढ़ती थी सारी चीज़ें, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते थे, ग्रिड पद्धति कहते थे।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि वहाँ की सड़कें और नालियाँ जो होती थी दोनों ग्रिड पर थी, यानी 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी और तब आगे बढ़ती थी। नालियाँ तो ऊपर से कच्ची हुई मिट्टी से बनी हुई प्लेटों की तरह होती थी जो ऊपर से ढकी होती थी। बताइए इतने अच्छे लोग थे वहाँ पे, साफ सुथरे लोग रहते थे कि नालियों को ढक करके रखते थे, जैसे कि उनको लगता था कहीं बीमारी न फैल जाए। सड़कों को भी साफ सुथरा रखते थे, ऐसा नहीं था कि यहाँ की तरह जो सड़कें होती हैं बिल्कुल ऐसे तैसे घूमती हुई निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है कि जिग जैग किस अवस्था में जा रही है। वहाँ तो हम बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, जैसे हमारे यहाँ माना जाता है ऐसा कि एक शहर बसाया गया जिसका नाम है चंडीगढ़, बिल्कुल प्लानेट तरीके से बसाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अगला पॉइंट कह रहा है कि घरों के गंदे पानी को नालियों से जोड़ता था। मतलब बात समझ में आ गई कि घर का गंदा पानी एक छोटे नाली में गया, वो छोटा नाली एक उससे बड़े नाली में गया, वो बड़ा नाली एक उससे और बड़े नाली में चला गया और वहां से वो पानी समुंदर या नदी में जा करके गिर गया। तो इस प्रकार से शहर के पानी बाहर निकल जाते थे। ये व्यवस्था वहाँ पे मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा हो या अन्य कोई जो शहर था हड़प्पा सभ्यता में, वहाँ पे किया गया था। देखिए कितने लोग डेवलप थे, कितने विकसित थे, कितने समझदार थे वहाँ के लोग। प्रत्येक घर का एक दीवार गली से सटा होना आवश्यक माना जाता था। जो भी घर बनता था उसका एक दीवार किससे सटी होनी चाहिए? गली से, ताकि वहां से नाला निकल जाए आसानी से, घर का पानी नाले में और नाले का पानी अगले नाला में प्रवेश कर जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को नालियों के बारे में समझ में आ रहा होगा कि नालियों का निर्माण कैसे हुआ था। ग्रिड पद्धति होता था, एक नियोजित तरीके से बनाया गया था। छोटी नाली बड़ी नाली में, बड़ी नाली उससे बड़ी नाली में निकल जाती थी। जितने भी गंदगी पानी होते थे सब धीरे धीरे शहर से बाहर निकलने की व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार से आप नालियों के बारे में भी बता देंगे जो मैंने आपकी समझाया आपको। अब वहाँ का महत्वपूर्ण था गृह स्थापत्य, यानी घर कैसे बनाए गए थे। जैसे आज भी हमारे यहाँ घर होता है ना जी, तो आज भी हमारे यहाँ जब मकान बनाते हैं तो हम देखते हैं कि मकान में यहाँ एक रूम होना चाहिए, यहाँ बेडरूम होना चाहिए, यहाँ पे स्टडी रूम होना चाहिए, यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ बाथरूम होना चाहिए, ऊपर जाने के लिए जीना होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से बेटा वहाँ के भी जो लोग थे अपने घरों को बनाने के लिए इस नियमों का फॉलो करते थे। जैसे हम लोग देखते हैं सबसे पहले मोहनजोदड़ो का निचला शहर जो था आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखिए यहाँ थोड़ा मिस हो गया है। आवासीय भवन मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि जहाँ पर ज्यादा घना बस्ती होती थी। तो कह रहा है ना कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर, ऊपरा शहर नहीं, ऊपरा शहर में तो धनी मनी लोग रहते थे, तो निचले तौर पर कम रहते होंगे। निचला जो शहर था वो भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता था जहाँ पे लोग रहते थे। आगे कह रहा है कि चारों तरफ कमरे तथा बीच में अनूठा आंगन होता था। जो हम मकान बनते थे ना तो चारों तरफ से कमरे होते थे और बीच में आंगन होता। आज भी हम लोग कभी अपने गांव देहात में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि जो पुराने हमारे मकान बने हुए हैं चारों तरफ से आंगन मकान होता था, बीच में बड़ा सा आंगन होता था जहाँ से आराम से बैठ करके वो लोग अपना एक एक चीज़ों का आनंद लेते थे या काम अपना करते थे। तो उस तरह से बनाया जाता था जैसे आज भी हमारे यहाँ पुराने ज़माने के घरों में दिखाई देता है, शहरों में नहीं। भूमि तल पर बने भवनों में खिड़कियां नहीं होती थी। देखिए एक विशेषता ये था कि जो नीचे जो फर्स्ट फ्लोर होता था जिसको हम लोग कहते थे पहले पहला तल्ला जो कहते थे, उसमें खिड़कियां वो लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। खिड़की यानी खिड़की बनाते थे होंगे तो दूसरे तल्ले में बनाते थे, पहले तल्ले वाले में नहीं होते थे खिड़की वहाँ पर। अगला पॉइंट कह रहा है कि भवन का मुख्य द्वार तथा आंगन का अवलोकन सीधा नहीं था। कहने का मतलब जो था कि आंगन से जो भी रास्ता आगे मुख्य द्वार पर जाता था वो सीधा अटैच नहीं था। आंगन के बाद एक दलान टाइप का बनता था, जिसे हमारे यहाँ गांव में होता है दलान। जैसे आज हम लोग यहाँ पे एक शहरों में हम लोग कुछ अलग नाम दे देते हैं, लेकिन वो एक दलान होता था, वेटिंग हॉल। वेटिंग हॉल कहते हैं कि एक वेटिंग हॉल है, ठीक है ना, जहाँ पे डाइनिंग हॉल है, जहाँ पे खाना वाना खाते हैं लोग। उसी तरह से वहाँ पे एक होता था और फिर वहाँ से उस शहर की तरफ गया। मतलब डायरेक्ट व्यक्ति आंगन का बाहर रोड पे दिखाई नहीं दे सकता था। ये एक प्रक्रिया थी। देखिए कितने समझदारी से उन लोगों ने घर अपना बनाया था कि रोड पे अगर कोई व्यक्ति चल भी रहा है तो आंगन में क्या हो रहा है उसे दिखाई नहीं देगा। हर घर का ईंट के फर्श से अपना एक स्नानागार होता था। हर घर में एक ईंट यानी पक्की ईंटों का तो इस्तेमाल करते ही थे वो लोग, उसी ईंट से फर्श बना देते थे, चबूतरा बनाते थे और वहाँ पे एक स्नानागार होता था। स्नान करने का एक घर होता था जिसे हम लोग बाथरूम कहते हैं, वहाँ पर ये लोग बना देते थे। तो देखिए ना आज और उसमें कब क्या अंतर है बेटा, दोनों चीज़ें तो सेम ही है। पहले भी हमारे घरों में आंगन होता था, आज भी हमारे घरों में कहीं कहीं आंगन दिखता है। पहले भी हमारे यहाँ क्या होते थे, स्नानागार होता था, आज भी हमारे यहाँ स्नानागार होता है। तो इस प्रकार से हम तुलना करते हैं तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं, बस इतना है कि समय का परिवर्तन हो चुका है। ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ घरों में छत या दूसरे मंजिल पर जाने के लिए बनाई गई सीढ़ियों का अवशेष भी मिलता है, यानी सीढ़ियाँ बनती थी, जिसे जीना कहते हैं ना हम लोग यहाँ पे।
तो वहाँ पे सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। आज भी गांव में सीढ़ियाँ होती है, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाने के लिए। शहर हो या गांव, हर जगह पे जीने का इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पर भी जीने का इस्तेमाल किया जाता था। देखिए कितनी अच्छी तरीके से वो लोग भवन को अपना बनाते थे। कई आवासों में कुएं मिले हैं। अब बताइए, पानी पीने के लिए तो चाहिए ना कोई। अब नलकूप का तो इस्तेमाल ना था ही नहीं, टोटी वाली सिस्टम तो था नहीं, तो अपने आंगन में ही, अपने घर में ही कुआं खोद लेते थे और उसी कुएं से अपने घर में काम करते थे। स्नान करना हो, साफ सफाई करना हो, कपड़े धोना हो या पानी पीना हो, सब इस्तेमाल करते थे। जैसे आज भी हम चले जाएं, अगर हम पंजाब साइड में चले जाएं या हरियाणा साइड में, तो वहाँ पे भी घरों के अंदर कुएं होते हैं। विद्वानों के अनुमान से मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं पाए गए। मतलब हर घर में एक कुआं पाएगा। अगर 700 मकान पाए गए होंगे तो इसका मतलब ये था कि वहाँ 700 कुएं पाए गए थे। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा बेटा कि मोहनजोदड़ो में जो स्थापत्य कला था, यानी जो घर बनाने की जो विधि थी वहाँ पर, वो कैसी थी। तो इस नोट्स को अगर आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जितनी बार देखेंगे उतनी बार अच्छी तरह से मेरी कंसेप्ट जो है आपके सामने उभर कर आएगी। मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब आता है चौथा चीज़ है दुर्ग होता है। ये वहाँ की सब विशेषता बता रहे हैं। पहला हमने नियोजित शहर की विशेषता बताई, दूसरा हमने नालों के बारे में बताया, तीसरा हमने गृह स्थापत्य के बारे में बताया। अब मैं बता रहा हूँ आपको दुर्ग। दुर्ग का मतलब मैंने आपको समझाया था कि किला तो कहते हैं, लेकिन वहाँ पर इसका सेंस क्या था, एक बड़ा सा भवन के बारे में बताया गया था। दुर्ग का मतलब एक बड़ा सा भवन की कल्पना की गई थी। अब देखिए, कह रहा है कि दुर्ग ऐसी संरचना थी जो किसी विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन का प्रयोग किया था। बात समझ में आ गई। यानी एक बड़ा सा भवन, एक बड़ा सा हॉल जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए, जब कभी कोई सभा होता होगा या कोई काम होता होगा या बड़ा सा कोई आयोजन होता होगा, तो उस चीज का इस्तेमाल वो लोग करते थे। दुर्ग में विशाल स्नानागार सम्मिलित था। अब उसमें विशाल घर भी होता था। स्नानागार, चूंकि बड़े बड़े लोग आएंगे, वहाँ पे काफी लोग आएंगे, तो स्नानागार होना चाहिए स्नान करने के लिए। इसमें माल गोदाम की एक विशाल संरचना भी होती थी। यानी माल गोदाम कहने का मतलब कि वहाँ पे सामान वगैरह और राशन वासन रखने का भी जगह होता था दुर्ग में। देखिए कितने प्लान से बनाए थे लोग। विशाल स्नानागार आंगन में बना आयताकार जलाशय है। जलाशय का भी इस्तेमाल करते थे, जहाँ पे सभी लोग मिल करके स्नान करते हुए, जो चारों तरफ से एक गलियारा से घिरा होता था। एक एनसीईआरटी बुक में आपको दिया हुआ है, एक बार वहाँ देखिएगा। तो ये वहाँ के दुर्ग के अंदर की संरचना थी, जो वहाँ पे विशाल चबूतरे का एक आंगन में के अंदर ही, मान लीजिए तालाब टाइप का बनाया जाता था। जैसे आज भी बड़े बड़े शहरों में जो लोग बनाते हैं अपने मकानों के अंदर, तो एक तालाब टाइप का बनाया जाता था जिसको स्विमिंग कहते हैं। वहाँ पे स्नान करने की विधि वो लोग रहते थे। इसके उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ भी होती थी। मतलब दोनों तरफ से चढ़ने वाली सीढ़ियाँ होती थी दुर्ग में। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था, क्योंकि जलाशय बनाया जाता था जहाँ पे जल को इकट्ठा करके रखा जाता था, इसको जलाशय कहते थे। और वहाँ से पानी धीरे धीरे आगे निकल जाता था नाले में, और उस नाले से अगले नाले में, अगले नाले से उसके अगले नाले में प्रवेश कर जाता था। एक गलियारा के दोनों तरफ 4 स्नानागार होते थे। मतलब एक बड़े से घर के चारों तरफ स्नान घर होते थे, जहाँ पे लोग बैठ करके स्नान वगैरह भी करते थे। अब आता है बेटा समाधान। यानी वहाँ पे जो मर जाता था कोई व्यक्ति, तो उसको दफनाने की विधि क्या होती थी, कैसे उस व्यक्ति को दफनाया जाता था, इसको हम लोग समाधान कहते थे। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये भी वहाँ की एक मतलब चीज़ें थी। तो अभी तक हमने ऊपर जो 4 बिंदु पढ़ा, ये 4 बिंदु क्या था, मोहनजोदड़ो की एक खास विशेषता थी। उसके बाद से मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि एक सामाजिक भिन्नता का अवलोकन वहाँ पे, कि सामाजिक भिन्नता का अवलोकन हम लोग कैसे करते हैं। तो हमने कहा था कि 2 चीज़ों से, समाधान के माध्यम से और एक विलासिता की वस्तुओं के माध्यम से, 2 चीज़ों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ की चीज़ों को समझते हैं कि लोग जो थे उसके आपस में कैसी भिन्नताएं थी। ठीक है दोस्तों। तो किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले, संस्कृति मतलब कल्चर में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी। निश्चित तौर पे होती है। आज भी हम समाज में रहते हैं तो कुछ लोग धनी मनी आदमी हैं, उनका कल्चर अलग है, हम लोगों का कल्चर अलग है। कहते हैं ना, हाई सोसाइटी वाले लोग हैं, हम लोग लो सोसाइटी वाले लोग होते हैं। तो इस तरह से हर संस्कृति में, हर कल्चर में क्या होता है, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से भिन्नताएं होती है। वहाँ पर भी ये भिन्नताएं थी। वे लोग कई विधियों का प्रयोग करते थे, उसमें एक समाधान भी होता था। अब इस सामाजिक भिन्नता के लिए कई प्रकार की विधियों का इस्तेमाल वो लोग करते थे। अब इस विधियों में एक सामाजिक भिन्नता भी होता था। वो विधि क्या थी, समाधान की। यानी अमीरों को दफनाने की प्रक्रिया अलग रही होगी, गरीबों की लाश को दफनाने की प्रक्रिया अलग रही होगी। अब कह रहा है कि कई पिरामिड राजकीय समाधान था, जिसमें बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई जाती थी। यानी कई जगह होते थे जहाँ पे जब कोई व्यक्ति दफनाया जाता था
तो वहाँ पर क्या था, संपत्ति धन दफनाए जाते थे, यानी उनके साथ से जुड़ा हुआ जितनी भी चीज़ें होती थी। आज भी देखिए गांव देहात में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ जुड़ी हुई जो भी वस्तुएं होती हैं उसको भी हम लोग ले जाकर क्या करते हैं, कब्रिस्तान वगैरह में फेंक देते हैं, डाल देते हैं। ठीक उसी तरह से वहाँ पर भी डाल दिया जाते थे। और वही चीज़ें जब हमें खुदाई में आज मिलता है तो इससे हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक भिन्नता का परिचय देते हैं कि वहाँ के लोगों में क्या था, सामाजिक भेदभाव था। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा स्थलों में मिले सावधानों में आमतौर पर मृतकों को दफनाया गया था। यही जानकारी मिलती है कि लोगों को क्या किया गया, नीचे दफना दिया गया मिट्टी में। कभी कभी सावधान गर्त की बनावट भी अलग अलग होती थी, यानी मतलब दफनाने का तरीका भी अलग अलग था। कहीं सिंपल वे में दफना दिया गया, कहीं बहुत अच्छी तरह से चबूतरा बना करके अंदर लाश को रख करके उसके ऊपर मिट्टी रख करके इस तरह से बनाए जाते थे। कुछ गर्तों पर ईंट की चुनाई भी की गई थी, इससे सामाजिक भिन्नता का पता चलता है। जैसे देखिए कब्रिस्तान वगैरह में जाते हैं, चारों से ईंट को रख देते हैं ना हम लोग, तो एक चबूतरा एक वहाँ पर स्थान बना देते हैं लोग, मजार उजार टाइप का, तो उसी तरह से वहाँ पर भी बनाया जाता था। कुछ कब्रों में मृदभान तथा आभूषण भी मिले हैं। मैंने बताया ना कि उनके साथ उनके यूज की जो भी वस्तुएं होती थी वहाँ पर वो डाल देते थे लोग। यह कब्र पुरुष का हो या फिर महिला का, इसमें कोई पहचान करना मुश्किल होता था कि किसका है, क्योंकि आभूषण तो दोनों आदमी पहनते थे, मिट्टी के बर्तन दोनों आदमी के साथ होता था। 1980 के दशक मध्य हड़प्पा के कब्रिस्तान से एक पुरुष के खोपड़ी के करीब शंख के 3 छल्लों जिस पर के मन के सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म बने हुए आभूषण मिले। मतलब कह रहा है कि एक दशक में कब्रिस्तान से कुछ चीज़ें प्राप्त हुई है, जहाँ से पुरुष के खोपड़ी मिला है, वहाँ से मन के मिले हैं, वहाँ से आभूषण मिले हैं। तो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं और उसी से आज हम लोग क्या करते हैं बेटा, उस जगह का इतिहास लिखने में हम लोग सफल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जहाँ पर कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है तो वहाँ से मिली वस्तुओं के आधार पर ही हम वहाँ का इतिहास लिखने में सफल हो पाते हैं। मृतकों का तांबे के दर्पण में दफनाया जाता था। तांबे का एक दर्पण मतलब एक तरह से वो क्या कह सकते हैं उसको, मतलब कहा जाए ना, आजकल नहीं जब बनता है चारों से लकड़ का बना दिया जाता है, उसमें लाश को रख दिया जाता है, तो इस तरह से बना करके उसमें मृतकों को रख दिया जाता था। इस प्रकार से क्या होती थी वहाँ पर ये सावधान की प्रक्रिया एक हो गई। दूसरी हो गई विलासिता की वस्तुओं की खोज। इस प्रकार से दो स्तर पे हम क्या करते थे, सामाजिक भिन्नता को वहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। विलासिता की वस्तुओं की खोज। अब विलासिता मतलब कि उपयोग में की जाने वाली वस्तु, अमीर और गरीब का अंतर हो जाएगा। सामाजिक भिन्नता को पहचानने का एक अन्य विधि भी है। अन्य विधि क्या है जी, कि समाज में कैसे भिन्नताएं थी, तो उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं को अलग बांट कर देखना, यानी जो उपयोग की वस्तुएं जो थी उसको हम लोग अलग बांट कर देख लेते थे। अमीर का कपड़ा तो अलग होगा ही, गरीब का कपड़ा भी अलग होगा। इस आधार पर हम देख लेंगे कि क्या है, यहाँ पे सामाजिक भेदभाव भी था। ये दिखाना का प्रयास हो रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में भी सामाजिक भेदभाव था। अलग अलग वस्तुओं के आधार पर पहले वर्ग में रोजमर्रा की उपयोग की वस्तुएं जैसे पत्थर तथा मिट्टी के पदार्थ को आसानी से बनाया जा सके। इसमें चक्कियाँ, मृदभांड, सुई तथा झावा शामिल था। आप समझ रहे हैं, चक्की मतलब जो आटा पीसने वाला, मृदभांड मतलब जो मिट्टी का बर्तन, सुई जो छेदा करने वाला होता है, झावा जो बर्तन साफ करने वाला होता है। इस तरह की चीज़ों का भी वहाँ पे प्रमाण मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से विलासिता की वस्तुओं के आधार पर हम लोग अंतर करने का प्रयास करते हैं। दूसरा चीज़ कह रहा है कि उस वस्तुओं को कीमती मानते थे जो दुर्लभ अथवा महंगी होती थी। यानी मान ले आज भी है जो महंगा चीज़ है वो मान ले सबके पास मौजूद नहीं है, तो हम यही मानते हैं ना कि ये महंगा चीज़ है इसलिए मौजूद नहीं है, तो ये दुर्लभ है, सबके पास नहीं है। और साधारण शब्दों में जो चीज़ें सस्ता होती है सबके पास उपलब्ध होती है। तो जो महंगा चीज़ होता था, दुर्लभ होता था, वो हो सकता है कि अमीरों के पास ही रहता होगा। इस तरह की चीज़ें बताने की कोशिश की गई है। फ्यांस के छोटे पात्र कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन होता है। एक फ्यांस की मिट्टी देखिएगा, एनसीईआरटी के बुक में एक मृदभांड था जिसका फ्यांस नाम दिया गया था। वो मिट्टी से बनाया जाता था, बड़ी बारीकी से, बड़ी मेहनत से बनाया जाता था, बड़ी समय लगता था उसको बनाने में पीस करके। तो उसको बहुत कम मिला है, और वो मिला भी है तो किसके पास मिला है, अमीरों के पास मिला है। तो इसलिए इसको बनाना कठिन होता था, और कठिन के साथ साथ महंगा भी होता था। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एक नंबर में पूछा था कि फ्यांस क्या होता है, या फ्यांस कैसे बनाए जाते थे, या फ्यांस से क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे यह एक मिट्टी का बर्तन होता था जिसे मृदभांड कहते थे, जो काफ़ी कीमती होता था। इसको बनाना कठिन होता था, बड़े लोगों के पास पाया जाता था। ठीक है दोस्तों, दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं में मिलता है। जो दुर्लभ वस्तुएं हो, मतलब जो हर जगह न पाई जाती हो, वो कहाँ पाई जाती थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बस्तियों में। चूंकि ये शहर था
तो यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ें मिलना जरूरी था और मिलता भी था। हर जगह हर प्रकार की चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध होती थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सामाजिक भिन्नता कैसे थी। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक भिन्नता के अवलोकन कीजिए, तो आप दो आधार पर उसे समझाने का प्रयास कीजिएगा, एक सावधान के आधार पर और एक विलासिता की वस्तुओं के आधार पर। दोनों को लिख करके दोनों को हल्का हल्का डिफाइन कर देंगे, आपके 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा आता है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। इसको भी कर लेते हैं हम लोग। शिल्प उत्पादन मतलब कि मैंने बताया था ना आपको कि कैसे वहां पर वस्तुओं का बनाना, यानी कोई उद्योग स्थापित करना, उसमें गहना बनाना, इन सब चीज़ों को शिल्प उत्पादन की बात करते थे। एक वहाँ पे जगह था जिसका नाम था चनहुदड़ो। चनहुदड़ो जो मोहनजोदड़ो की एक छोटी सी बस्ती थी, ये एक औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर के कहने का मतलब कि यहाँ पे उद्योग स्थापित, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ होती थी उस समय, मन के बनाने की, आभूषण बनाने के। चनहुदड़ो, तो ये क्वेश्चन बाबू पूछा था 1 नंबर में आपको कि मोहनजोदड़ो का वह स्थल कौन सा था जहाँ पे मनके बनाने के या गहने बनाने के फैक्ट्रियाँ होती थी, जिसे हम लोग औद्योगिक शहर कहते थे। तो वो था, याद रखिएगा, चनहुदड़ो, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वाली चीज क्लियर। अब कह रहा है कि यह वस्तु पूरी तरह शिल्प उत्पादन से संलग्न थी, यानी यह जो यहाँ ये जो जगह था पूरी तरह से शिल्प उत्पादन, यानी वहाँ पे गहने वगैरह बनाए जाते थे चनहुदड़ो में। शिल्प कार्य में मन के बनाना, शिल्प कार्य का मतलब क्या हो गया, मन का, यानी गहना बनाना। धातु कर्म यानी धातुओं से चीज़ों को बनाना। बाट बनाना यानी जो बटखरा होता है। शंख की कटाई करना, जो हम लोग फूकते हैं शादियों में, शंख की कटाई करना। और मोहर निर्माण करना, ये सब किस में आता है, शिल्प कार्य में। तो याद रखिएगा, यहाँ पे शिल्प कार्यों से अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा था यहाँ से, तो आप बताए थे कि शिल्प कार्य का मतलब होता था इसके अंतर्गत मनके बनाना, धातु कर्म का बात करना, बटका बनाना, शंख की कटाई करना और मोहरों का निर्माण इत्यादि क्या कहलाता है, शिल्प कार्य में सम्मिलित किया जाता है। मनके का निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ, मन का जो बनाया जाता था, गहना जो बनाया जाता था, उसमें कौन कौन से पदार्थ प्रयोग किए जाते थे, ये है कार्निलियंस यानी सुंदर लाल रंग का प्रयोग किए जाते थे। जेस्पर, स्फटिक, क्वार्टिज, ये पत्थर होता था सब छोटे छोटे बहुत बहुमूल्य पत्थर। सेलखड़ी जैसे पत्थर, कांसा, तांबा, सोना, शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी से ये सब क्या होता था, बनता था गहने। आप देखिएगा बहुत सारे गहने के बारे में एनसीईआरटी के बुक में चित्र में दिखाया गया है। कुछ मनकों को 2 पत्थर जोड़कर बनाया जाता, पत्थरों को जोड़ करके बनाया जाता। कुछ सोने के टोपे भी बनाए जाते थे। इनका आकार चक्कार, बेलनाकार, गोलाकार, डोलाकार, खंडित अवस्था में होता था। ये सब वहाँ मतलब बता रहा है कि कैसे उद्योग में काम किए थे। सेलकड़ी का मुलायम पत्थर होता था जो बनाया जाता था, अधजला टाइप का। सेलकड़ी चूर्ण के लेप से मनका बनाया जाता। सेलकड़ी के चूर्ण जो होते थे उसके लेप से मन के मतलब गहने बनाए जाते थे। कार्निलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में आग से पकाकर इसे प्राप्त किया जाता था। इस प्रकार दोस्तों वहाँ पर कई तरह के चीज़ों को मतलब क्या कहते हैं, शिल्प उत्पादन में प्रयोग किया जाता था। पहले पत्थर को तोड़कर बारीकी से सल्क निकालकर फिर घिसाई की जाती थी, फिर पॉलिश करके साथ छेद करने के बाद यह प्रक्रिया पूरी करके एक माला बना दिया जाता और उस माले का प्रयोग हम लोग पहनने के लिए करते थे। चनहुदड़ो, लोथल, धौलावीरा से छेद करने का विशेष उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि तीनों नगरों क्या होते थे, इन तीनों नगरों में फैक्ट्रियाँ निश्चित तौर पर रही होगी और यहाँ से मनके वगैरह बनाने के प्रमाण मिलते हैं। नागेश्वर तथा बालाकोट समुद्र तट के समीप स्थित था। जो बाहरी जगह से कुछ वस्तुएं हमारे यहाँ नहीं होती थी, तो बाहरी जगह से हम लोग मंगा करके तब इसको हम लोग बनाते थे, यानी व्यापार का भी विकास करते थे। ये क्षेत्र शंख से बनी चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पिचकारी के लिए प्रसिद्ध होती थी। चनहुदड़ो तथा लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में लाया जाता था। मतलब चनहुदड़ो से और लोथल से तैयार करके कहाँ भेजा जाता था, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि उस समय वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ थी और व्यापार भी, इंटरनल व्यापार होता था, आवागमन का साधन था। कभी कभी बड़े आकार के पत्थरों को छोटे आकार के वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाया जाता था। ठीक है, इसमें कोई खास नहीं है। इसलिए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे शहरों में भी शिल्प का कार्य होता था। ऐसा नहीं था कि मतलब उद्योग वहीं पे होता। देखिएगा, जो एक औद्योगिक नगर तो होता ही है, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर और जगह भी बनते हैं। तो लोथल और चनहुदड़ो में तो औद्योगिक नगर था ही, इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी शिल्प का काम होता था। ऐसा नहीं था कि ये वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, यहाँ पर भी होता, लेकिन विशेष तौर पर बनाने की जो प्रक्रिया होती थी वो कहाँ होती थी, चनहुदड़ो में और आपको लोथल में। इस प्रकार
दोस्तों इसको आप ध्यान से एक बार वीडियो को देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा। शिल्प उत्पादन के विषय में आपकी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके कई बार पूछने की संभावना बनती है कि शिल्प उत्पादन के साधनों को बताइए, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता था। इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसकी आगे की प्रक्रिया को, यानी माल प्राप्त करने की विधियां क्या क्या थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक जगह का सामान दूसरी जगह से प्राप्त करते थे। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बनता है कहाँ पे, चंदुड़ में, वो चीज़ नहीं है और उसे मंगाना कहाँ से है जी, तो हमें बालाकोट से मंगाना है, तो कैसे उस चीज़ को हम लोग प्राप्त करेंगे, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से बेटा पढ़ना, ध्यान से समझना। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, वहाँ पर आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, डाल देता हूँ मैं, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक पता नहीं है तो मेरा स्टेटस देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक बना दिया है, और वो स्टेटस लगा देंगे हम। वहाँ से आप इसे PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा। इसे एक बार पढ़िएगा, 2 बार समझिएगा, 2 बार वीडियो देखिएगा। जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि इतिहास कभी भी रटने का विषय नहीं होता है, एक समझने का विषय होता है। इसे बारीकी से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपके एक एक प्रश्नों का उत्तर बहुत आसानी से मिल जाए और आप उसे एग्जाम हॉल में लिखने में सफल हो। दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा, और आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे जैसे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, चैनल में सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी बेहतर तरीके से आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर हैं, उन सबको इसे फॉरवर्ड करने का भी प्रयास कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लोगों को बताने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।